हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज से हम जनरल साइंस की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो देखिए, नवजात जो शिशु होती है उसमें हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 300 इसमें हड्डियां होती है नवजात शिशुओं में। ठीक है, परंतु देखिए एक वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है 206। ठीक है, तो देखिए कि ये इंपॉर्टेंट है कि नवजात शिशुओं में 300 हड्डियां होती हैं और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। देखिए, जब भी हड्डियों की बात आती है तो आप 2-3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें टोटल जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 8 होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मनुष्य की शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है और कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, इसका नाम है स्टेपिज और ये मनुष्य के कान में पाई जाती है। और सबसे लंबी हड्डी की अगर हम बात करें तो ये फीमर है इसका नाम, और ये मनुष्य की जांघ में पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमोनिया उत्पादन के हैवर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में क्या कार्य करता है। तो देखिए, अमोनिया बनाने की जो हैवर विधि है उसमें हम देखते हैं कि मोल्बिडेनम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे होंगे कि अमोनिया बनाने की जो हैवर विधि है इसका एक चित्र यहाँ पे देख रहा है जिसमें ये देखा गया है कि मोल्बिडेनम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए इसके अलावा हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि ये जो किप्रिक क्लोराइड है, ऑप्शन ए में लिखा है किप्रिक क्लोराइड। देखिए इसका क्या यूज़ होता है। तो देखिए कि ये क्लोरीन गैस बनाने की डीकेन विधि में उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है किप्रिक क्लोराइड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। तो देखिए, निमोनिया रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेफड़ा से। फेफड़ा जो है हमारा जो ऐसा अंग है जो निमोनिया के कारण खराब होता है, यानी कि निमोनिया होने से ये अंग जो है प्रभावित होता है, खराब होता है। देखिए, आंत, यकृत और तंत्रिका तंत्र ये कौन से रोगों से प्रभावित होता है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो देखिए कि टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है, और पीलिया अगर रोग हो जाता है तो उससे हमारी यकृत जो है प्रभावित होने लगती है। ठीक है, और टिटनेस रोग से तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसके अलावा अगर निमोनिया अगर रोग हो जाता है तो देखिए इसके क्या क्या लक्षण है, खांसी, सीने का दर्द, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं निमोनिया होने के एक लक्षण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो देखिए, वर्षा की जो बूंद होती है वो इसलिए गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण ये वर्षा की जो बूंदें हैं इस प्रकार जो है गोल बन जाती है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण, ध्यान रखेंगे। और देखिए कि पृष्ठ तनाव होता क्या है, तो यानी कि सरफेस टेंशन होता क्या है। देखिए, द्रव की सतह या उसकी पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण होता है जिसके कारण हम देखते हैं कि वो एक मिनिमम सरफेस एरिया में जो है वो श्रिंक होने लगता है, एक सिकुड़ने लगता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वो गोल बन जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ वाहनों में कोहरे वाली रातों में पीली बत्तियां क्यों लगाई जाती है। तो देखिए इसका मेन क्या कारण है, इसमें देखिए पीली प्रकाश जो है कोहरे को भेदने का काम करती है, जिससे सड़क साफ दिखाई देती है और जो वाहन चालक होता है उनको चलने में मदद मिलती है, इसलिए पीली बत्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब इस फिगर में देख होंगे इस प्रकार की पीली बत्तियाँ लगाई जाती है कोहरे में चलने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर कारों के हाइड्रोलिक ब्रेकों पर कौन सा नियम लागू होता है। तो देखिए, जो मोटर कार की जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है उसमें हम देखते हैं कि पास्कल का नियम लागू होता है। ठीक है, और देखिए पास्कल का नियम होता क्या है। तो देखिए, पास्कल का नियम ये कहता है कि अगर किसी द्रव में किसी स्थान पर कोई जो है दबाव डाला जाता है तो क्या होता है, वो जो दाब है वो बिना कम हुए समान रूप से चारों दिशाओं में जो है वो संचरित होता है, यानी कि वो बिखर जाता है। ठीक है, और इसको ही पास्कल का नियम कहते हैं। और देखिए कि ये नियम जो है अभी हमने देखा हाइड्रोलिक ब्रेक, या हम इसको कहते हैं द्रव चालित ब्रेक भी कहते हैं। और इसको द्रव चालित ब्रेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें देखिए कि जो बल लगता है वो एक तरह से द्रव के माध्यम से लगता है, इसलिए इसको द्रव चालित ब्रेक भी कहते हैं। और देखिए इसमें जो द्रव है, लिक्विड है, कौन सा यूज होता है, वो इसमें मेनली एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इस फिगर में देख रहे होंगे ये है एक तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक, या हम कह सकते हैं द्रव चालित ब्रेक। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीलियम गैस को गुब्बारा में क्यों भरा जाता है। तो देखिए हीलियम गैस बहुत ही हल्की होती है, यानी कि ये वायु से हल्के होने का कारण ये ऊपर उड़ने लगती है, ठीक है। और देखिए कि हीलियम गैस के बहुत सारे उपयोग भी होते हैं, जैसे वायुयान के टायर वगैरह उनमें भी इस तरह की हल्की गैस भरी जाती है। और देखिए कि इन जो गैस होती है इनको एक तरह से निष्क्रिय गैस या नोबल गैस कहा जाता है, और ये एक प्रकार का रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और बीसहीन, इनके नॉन टॉक्सिक भी होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और देखिए ये जो हीलियम गैस हमने बात किया, इसका एक प्रयोग और इम्पॉर्टेंट है, हीलियम और ऑक्सीजन के जो मिश्रण है इसका प्रयोग करते हैं जो समुद्र में गोताखोर हैं वो एक तरह से इसका प्रयोग करते हैं, और ये जो है अपने साथ में एक तरह से ये मिश्रण बना के जो है गोताखोर अब जो है नीचे ले जाते हैं, ठीक है, और ये वायु के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनमो एक मशीन है, इसका क्या काम है। देखिए डायनमो एक मशीन है और इसका क्या काम है, इसका काम है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है डायनमो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए डायनमो सबसे पहले हम बात करेंगे डायनमो का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए माइकल फैराडे ने 1831 में डायनमो का जो है इन्होंने खोज की थी, ठीक है, इन्होंने ये आविष्कार किया था, ठीक है। और देखिए डायनमो का एक अपोजिट होता है मोटर, ठीक है। देखिए मोटर में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। डायनमो क्या काम करता है, इसका उल्टा होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में काम जो कन्वर्ट करने का कार्य होता है वो डायनमो का होता है, और मोटर इसका अपोजिट में, ठीक है, ये देख होंगे ये है, ठीक है, डायनमो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी खेती के लिए पौधों का प्रतिरोपण यानी कि ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है प्याज, यानी कि अनियन में एक तरह से प्रतिरोपण यानी कि ट्रांसप्लांट होता है। देखिए मक्के और सोयाबीन इनके एक तरह से बीज डायरेक्टली बोया जाता है, परंतु देखिए कि इस प्रकार की जो सबसे पहले इसकी प्याज की भी बीज होती है और उसको सबसे पहले इस तरह से पौधे बनाए जाते हैं, फिगर में देख रहे होंगे, उसके बाद इसका इस तरह से इसको जो है अलग अलग जगह पे ट्रांसप्लांट इनकी बोया जाता है, ठीक है। इनकी देखिए ट्रांसप्लांट का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु को एक स्थान से निकालकर दूसरे स्थान पर लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रतिरोपण या ट्रांसप्लांट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों देखिए कि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, आप लोग इसको ज़्यादा से शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं 25 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ, लेकिन देखिए कि 25 क्वेश्चन में आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव मिला के यहाँ पे मोर देन 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 जो है चीज़ों के आपके नॉलेज हो जाएगा, और इनकी एटलीस्ट 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी। तो देखिए इसकी खोज की थी सबसे पहले एंटोनी हेनरी बैकुरेल ने की थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए बाद में जो है मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने एक तरह से उन्होंने प्लेटिनियम, फ्रांसीसियम और रेडियम में भी रेडियोएक्टिविटी का पता इन्होंने लगाया था, ठीक है, जो पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी है, ठीक है। और देखिए मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी उनकी जो है रेडियोएक्टिविटी की खोज के लिए उनको 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और देखिए कि जो रेडियोएक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, जो इसकी हमने देखा कि सबसे इसकी परिघटना की खोज सबसे पहले एंटोनी हेनरी बैकुरेल ने किया था, और ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। और देखिए ये एक्चुअली रेडियोएक्टिविटी होता क्या है। देखिए प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व या पदार्थ होते हैं जिनसे स्वतः अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती है, और इन पदार्थ को जो है रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं, और इस घटना को रेडियोएक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले डीएनए की संरचना को रेखांकित किया था वाटसन एवं क्रिक ने सबसे पहले डीएनए की संरचना को रेखांकित किया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रिश्चियन, बर्नार्ड, लुईस पास्चर और कार्नबर की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले क्रिश्चियन बर्नार्ड जिन्होंने हृदय का पहला इन्होंने प्रतिस्थापन किया था, और लुईस पास्चर जिन्होंने रेबीज रोधी टीका की खोज की थी, ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और देखिए कार्नबर्ग इन्होंने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, ठीक है। और देखिए कि डीएनए क्या होता है कि हमारे शरीर की जो आनुवंशिक क्रिया है उसका संचालन करती है, और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। और ये जो आरएनए होता है उसमें होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, और यहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है, यहाँ पे डीएनए का फुल फॉर्म, कई बार ये चीज़ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। तो देखिए अगर किसी मनुष्य की आँख में जो रेटिना पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। और देखिए कि इस तरह की
रेटिना से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए जो रेटिना होता है वहाँ पे जो प्रकाश हिराव की एक फिल्म होती है जो वस्तुओं के प्रतिबिंब के रंग, रूप, आकार और ज्ञान जो है मस्तिष्क तक पहुँचाने का काम करती है। ठीक है, अभी ये देख लेंगे फिगर में मनुष्य की जो रेटिना है एक तरह से ये देखेंगे कि जिसपे हम देखते हैं कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा यहाँ पे गलत आंसर है। तो देखिए स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों के वेग नापने का काम करते हैं, बिल्कुल सही है। और ओडोमीटर एक तरह से वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी नापा जाता है, बिल्कुल सही है। और देखिए एमीटर ये गलत है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो गया एक तरह से। एमीटर देखिए विद्युत शक्ति नहीं, यहाँ पे विद्युत धारा जो धारा की जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसको नापा जाता है। ठीक है, और ऑडियोमीटर क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता को जो है मापक युक्ति है इनकी, वो यंत्र है। ठीक है, ऑडियोमीटर से। ठीक है, तो देखिए एम्पियर हमने बताया कि किसी परिपथ में जो बहने वाली विद्युत धारा होती है उसको नापा जाता है एम्पियर के द्वारा, एमीटर के द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे सिस्मोग्राफ से भूकंप नापा जाता है और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को नापा जाता है। ठीक है, और अल्टीमीटर जिससे विमान की ऊंचाई को नापा जाता है, और विस्कोमीटर क्या होता है, ये द्रव की श्यानता को नापा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल किसका मात्रक है। तो देखिए अभी पास्कल की जो नियम के बारे में बात किया था और ये दाब का मात्रक है एक तरह से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक है जूल, ऊष्मा का मात्रक भी जूल है, और गति का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, और ये SI यूनिट में इनकी प्रणाली में है। और देखिए SI प्रणाली होता क्या है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इनकी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टगन। ठीक है, रॉन्टगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। तो देखिए हर ऑल्टरनेट एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि आविष्कारों के बारे में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए गैलीलियो, राइट ब्रदर्स और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए गैलीलियो जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी, और राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज की खोज की थी, और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम की इन्होंने खोज की थी। देखिए रॉन्टगन की अगर हम बात करें जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी, इनका पूरा नाम है विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, जो जर्मनी के रहने वाले थे, और इनकी जो इन्होंने खोज की थी एक्सरे 1895 में की थी, और जिसके लिए उनको 1901 में भौतिकी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के ऊतक यानी कि टिश्यू शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो देखिए कि एपिथेलियमी जो ऊतक होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ये हमारे शरीर को एक तरह से रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। ठीक है, देखिए टिश्यू यानी कि ऊतक क्या होता है, देखिए किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं के एक ऐसे समूह को हम ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती है, उनको हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास के पौधे का वंशीय नाम यानी कि जेनेटिक नाम क्या है। तो देखिए कपास के जो जेनेटिक नाम है गॉसिपियम। देखिए गॉसिप होता है, गॉसिप से आप याद रख सकते हैं गॉसिपियम। ठीक है, ये एक तरह से कपास के पौधे का जेनेटिक नेम है। देखिए यहाँ पे ये बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए कि ट्रिटिकम एस्टिबम, ये किसका जो है वनस्पतिक नाम है, गेहूं का वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिबम। और देखिए मूंगफली का जो वनस्पतिक नाम है एक तरह से हम साइंस में पढ़ते हैं एरेकिस हाइपोजिया है। और मैंगोफेरा इंडिका, ये आपको पता होगा, जो आम का वनस्पतिक नाम है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो काफ़ी सारे जितने भी आप ये रख सकते हैं याद, उनको याद रखें, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है। तो देखिए एक तरह से जो हमारी जो सूंघने की क्षमता होती है इसको नियंत्रित करती है हमारी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, घ्राणेंद्रिय पाली जिसको कहते हैं, ये सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं लेंटिकुलर लोब कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। तो देखिए शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए लोहा, कोबाल्ट और निकेल की मिश्रण का जो इसमें यूज़ किया जाता है, इनकी मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जब भी चुंबक की बात आती है तो दो चीज़ आप जरूर यहाँ याद रखेंगे कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पे होती है। तो ये उसके दोनों किनारों पे होती है, और जो नॉर्थ और एक तरह से जो N और S, ठीक है, नॉर्थ और साउथ जो पोल होती है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा होती है। और देखिए कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्वतंत्र पूर्वक अगर कोई चुंबक को लटका देते हैं तो इसकी दिशा कौन सी होती है। तो उत्तर और दक्षिण दिशा होती है। तो कई बार एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः
जो है नरम लोहे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है कि देखिए इसका क्या कारण है, प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग के कारण एक तरह से हम देखते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और देखिए स्कैटरिंग होता क्या है, तो देखिए कि जब कोई प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जहाँ पे धूल के कण या अत्यंत जो है सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, और जब प्रकाश इन किरणों के बीच इन कणों के बीच से जाती है, गुजरती है, तो क्या होता है कि वो प्रकाश चारों दिशाओं में प्रसारित हो जाती है, यानी कि बिखर जाती है, जिसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहते हैं। देखिए स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना अलग अलग दिशाओं में। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार की जब सूरज से आने वाली जो प्रकाश है पृथ्वी के वातावरण में पहुँचती है, तो उसमें देखिए कि वातावरण के जो कणों से टकरा कर इधर उधर बिखर जाती है, और एक तरह से हम देखते हैं वातावरण के जो श्वेत प्रकाश के जो नीले रंग जो है, जो श्वेत प्रकाश है वो एक तरह से नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम देखते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पे अपवर्तन हो गया, विवर्तन हो गया और परावर्तन, इनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए कि इनके बारे में देखिए कि अपवर्तन इनके रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, जिसको हम कहते हैं अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और देखिए कि अगर वो किसी माध्यम से टकरा कर वापस आ जाती है, यानी कि प्रकाश किसी माध्यम पे जाती है और वापस टकरा कर, यानी कि वो चमकदार सतह होगी तो वापस टकरा के आ जाती है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन या परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम जब कोई प्रकाश की किरणें अगर कहीं पे जाती है और उसके सामने कोई अवरोध हो और वो अवरोध के किनारे पर मुड़कर थोड़ा सा जो है उसकी छाया में प्रवेश करती है, इस घटना को हम विवर्तन या डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, इनके बारे में आप डिफ्रेंशिएट करके याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखिए विद्युत जो मोटर होती है वो फैराडे के नियम पर काम करती है। ठीक है, और देखिए फैराडे का नियम क्या कहता है, तो देखिए फैराडे के नियम में क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाले चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके परिवर्तन की दर के बराबर होता है उसमें विद्युत वाहक बल। ठीक है, और देखिए कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है क्या है, वो एक भौतिक राशि है जो किसी भी तल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण परिमाण होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो देखिए सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया। ठीक है, और सबसे बड़ा जो पुष्प है वो रेफ्लेसिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। और देखिए कि एक तरह से हम देखिए कि जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया, ये दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? इसका राइट आंसर है कैरोटीन। और देखिए गाजर के जो लाल रंग होता है वो भी कैरोटीन के कारण एक तरह से ये रंग जो है लाल होता है गाजर का। ठीक है, और देखिए दूध का जो वाइट रंग होता है वो कैसीन नामक प्रोटीन होता है दूध में, जिसके कारण वो सफ़ेद दिखाई देता है दूध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत हमारी रक्षा किस किरणों से करती है? तो देखिए जो ओजोन की परत होती है एक तरह से वो परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है, इनके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए परावैंगनिक किरणों में हम देखते हैं UVA होता है, UVB होता है, इनकी जिसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तो A, B और C होती है। ठीक है, और ये बहुत ही सारे जो किरणें होती है बहुत खतरनाक होती है। जो A किरणें होती है सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है और ये हमारे DNA तक भी नुकसान पहुँचाती है और इससे कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए ये एक ही कंपेरिजन जो बी है ये एक ही कंपेरिजन में कम हानिकारक है, लेकिन इससे त्वचा का कैंसर और सनबर्न जैसी चीज़ें होने का खतरा रहता है। ठीक है, और ये जो सी है ये जीवन के सभी रूपों के लिए खतरनाक है। हालांकि ये जो किरणें हैं, ये जो परतें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये फिल्टर हो जाती है ओजोन परत द्वारा और कभी भी हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुँचती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जैव विकास यानी कि बायो डेवलपमेंट को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लेमार्क ने ये समझाया था, और लेमार्क एक जो है फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले इन्होंने ये बताया था कि कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों में भेद किया था। और देखिए कि इन्होंने सबसे पहले ही इनवर्टिब्रेट शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और देखिए 1802 में इन्होंने जीव और पौधों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग भी लेमार्क ने किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेमार्क का। और इन्होंने जो है 1809 में इन्हें अपनी पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक
ये प्रकाशित किया था, इनकी एक पुस्तक आई थी। ठीक है, तो लैमार्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है बायोलॉजी में। ठीक है, देखिए अब आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है, मैंगोफेरा इंडिका किस पौधे का वंशीय नाम है? इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।